अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम तैयार है आपकी खिदमत में आज का एपिसोड पहुंचाने के लिए। आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक मेहमान मौजूद हैं। कौन है मेहमान, किस मौजू पर होगी बात, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम हर हफ्ते इससे कि हमारे लोकल स्पोर्ट्स में क्या कुछ हुआ है, खिलाड़ियों ने क्या परफॉर्म किया है और कहां पर कौन सा टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ है, ये हम आपको बताते हैं लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप में। तो चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मुकामी सतह की खेलों में, खास किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी ही तमाम खबरों पर मबनी है आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। कलकत्ता में जारी फुटबॉल आई लीग मुकाबलों में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और राजस्थान यूनाइटेड के दरमियान 2-2 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा और साथ ही दूसरे मुकाबले में रियल कश्मीर को मिली मोहम्मदन एससी के हाथों 3-1 से शिकस्त। जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन की जानिब से भगवती नगर जम्मू में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का किया गया इनेकाद, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई जिलों से आए हुए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। कोंगम डारा प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में आरसीसी कोंगम डारा ने 2-1 रेड्स को हरा के मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर वसीम मौलवी को उनकी बेहतरीन बॉलिंग के हवाले से मर्द मैदान का खिताब मिला। जम्मू कश्मीर बास्केटबॉल एसोसिएशन की जानिब से आने वाले इवेंट से कबल ही खिलाड़ियों को दे रहा है हर तरह की ट्रेनिंग, ताकि इवेंट्स के दौरान खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा हासिल हो सके। कश्मीर के झीलडल में मुनक्कद होने वाले नेशनल रोविंग चैंपियनशिप के लिए मुकामी सतह के खिलाड़ियों को इवेंट शुरू होने से पहले ही मिल रही है हर तरह की तरबियत, ताकि चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने में कामयाब हो सके। रियासी चिनाब प्रीमियर लीग T20 कप में रियासी क्रिकेट क्लब ने एवर शाइन क्रिकेट क्लब को 5 विकेटों से हरा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लीग में फाइनल मुकाबले जीतने वाली टीम को 3 लाख की इनामी रकम से नवाजा जाएगा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इशराक से बटपुरा शोपियान में वुशु कंपटीशन का हुआ इनेकाद, जिसमें वादी भर से ताल्लुक रखने वाले 110 मर्द व खवातीन खिलाड़ियों ने की शिरकत। चरार शरीफ में जारी रमजान कप के एक और मुकाबले में अजमल क्रिकेट क्लब ने रॉयल स्ट्राइकर्स पालपुरा को 7 विकेटों से दी शिकस्त। इस मौके पर गौहर अहमद को मिला मर्द मैदान का एजाज। जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक आईपीएल में कर रहे हैं बरक रफ्तार गेंदबाजी। उमरान मलिक खेलेंगे जल्द ही इंटरनेशनल मैचेस, ये कहते हैं इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन। रटसन बीरवा में जारी बाबा हनीफुद्दीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक और मुकाबले में रटसन स्ट्राइकर्स ने फ्रेंड्स 11 रूसो को 56 रनों से दी मात। तो नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, मुकामी खेलों के हवाले से आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करते हैं कि इन दिनों स्कूली बच्चे जो हैं अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 एज ग्रुप्स के तहत मुख्तलिफ क्रिकेट मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ये मैचेस जो है, ये टूर्नामेंट जो है कंडक्ट कर रहा है स्कूली सतह के लड़कों के। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के जरिए। आईपीएल में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हराया। गुजरात टाइटंस 5 मैचेस में 8 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर पहुंची। केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब, लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी सभी के 5-5 मैचेस में 6-6 पॉइंट्स। मुंबई इंडियंस अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में, पंजाब के हाथों अपना लगातार 5वां मैच भी हारा। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ने इस हफ्ते आरसीबी को हराकर अपना पहला मुकाबला जीता। ये चेन्नई का 5वां मैच था। भारत के 16 साल ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने आइसलैंड में रेकविक ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया। रमेश बाबू ने भारत के ही हरीफ ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को हराया। मॉन्टी कार्लो मास्टर्स क्ले टेनिस टूर्नामेंट जारी। नोवाक जोकोविच पहले ही राउंड में हारकर बाहर। ज़ेवरेव और सिसिपास क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। स्पेन स्टार नडाल जख्मी होने के बायस बार्सिलोना ओपन में नहीं कर सकेंगे शिरकत। मेजबान जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की। पोर्ट एलिजाबेथ का दूसरा मुकाबला मेजबान टीम ने 332 रन से जीता। केशव महाराज रहे प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज। रियल मैड्रिड ने करीम बेंजीमा की कारकर्दगी के बायस चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। सेकंड लेग क्वार्टर फाइनल में चेल्सी ने रियल को 3-2 से हराया, पर 5-4 के एग्रीगेट से रियल ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया।
यूएफा चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 4 में अब रियल मैड्रिड का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी के साथ होगा और लिवरपूल का मुकाबला विलारियल के साथ होगा। विलारियल ने बायर्न म्यूनिख के 2-1 से हराया और लिवरपूल ने बेनिफिका को और मैनचेस्टर सिटी ने एथलेटिको मैड्रिड को हराया। भारत की मेंस हॉकी टीम ने आज जर्मनी को 3-0 से FIH प्रो लीग के मैच में हराया। हरमनप्रीत ने 2 गोल स्कोर किए। उधर सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप में दिल्ली ने डिफेंडिंग चैंपियन पंजाब को हराया। 2012 ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स में नहीं लेंगी हिस्सा। टाइट इवेंट शेड्यूलिंग के बायस साइना है अपसेट। कोरिया ओपन में किदाम्बी श्रीकांत और PV सिंधु सेमीफाइनल्स में हार कर हुए बाहर। क्वार्टर फाइनल्स में उम्दा खेला था। यूक्रेन का मकबूल फुटबॉल क्लब डायनेमो कीव जंग से असंदाज होने वाले हमवतनों के लिए यूरोप में खेल रहा है फंड रेजिंग गेम्स। और कतर 2022 वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने जाने वाले फैंस के लिए टूरिज्म के दरवाजे खुल गए हैं और जो कतर की नेबरिंग कंट्रीज है वो दावत दे रही है वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने वाले फैंस को कि अगर आपके पास वर्ल्ड कप का टिकट मौजूद है और आप वर्ल्ड कप देखने के लिए कतर आ रहे हैं तो आप हमारे मुल्क का भी दौरा कर सकते हैं। ईरान ने वीजा फ्री कर दिया है वर्ल्ड कप जाने वाले फैंस के लिए जो भी कतर आएंगे। तो नाजरीन, ये ज़रा से हट की न्यूज़ थी और अब आपको इंतज़ार होगा आज के मेहमान से मिलने का। कौन है आज के मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, रोज़े अव्वल से ही इंसान ने चलना फिरना और दौड़ना शुरू कर दिया। इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए इस तगदों ने मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार की, जिनमें से एक शक्ल है स्पोर्ट्स की। और स्पोर्ट्स में कहा जाता है मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स को। जहाँ तक एथलेटिक्स के मुकाबलों का ताल्लुक है, सबसे पहले कहते हैं 776 कबल मसीह में ओलंपिक्स में एथलेटिक्स मुकाबले हुए और ये सिलसिला जारी रहा 393 ईस्वी तक और फिर सियासी वजूहात की बिना पर इन खेलों को बंद कर दिया गया। माह बाद 1896 ईस्वी में ये खेल दोबारा शुरू हुए और हर 4 साल के बाद ये खेल खेले जाते हैं। आपको याद होगा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल हासिल किया था। यानी एथलेटिक्स के बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे यहाँ वादी में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए हैं। हालांकि वो मकामी लेवल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये जुस्तजू जारी है। ऐसे ही एक खिलाड़ी और अब कोच एहसान अली आज हमारे मेहमान हैं। आइए इनसे मिलते हैं। एहसान, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू सर। आप बताइए कि ये जो एथलेटिक्स का इंतखाब था, बहुत सारे खेल चुन सकते थे आप, क्रिकेट, फुटबॉल, यहाँ तो फुटबॉल का बुखार है सबको और अब क्रिकेट की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन आपने जब शुरुआत की आपने एथलेटिक्स का फैसला किया और एथलेटिक्स में भी मुख्तलिफ इवेंट्स का। इसके पीछे क्या राज है, उसके बारे में बताइए। सर, शुरू से ही जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक सालाना दौड़ होती थी जिसको हम एनुअल क्रॉस कंट्री बोलते थे। तो मैंने उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। तो जब वहाँ स्कूल लेवल से एक पुश मिला, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तो इसका शौक बढ़ गया। और एक जब भी टीवी पे देखते थे तो एक एथलीट में एक उतना पोटेंशियल होता है, उसमें एक पैशन होता है दौड़ने का। जब वो फिनिश लाइन करता है क्रॉस, तब उसमें एक खुशी का इज़हार होता है उसके फेस पे। तो उसको देख के जब हमारे स्कूल में ऐसा होता था, इंटर स्कूल के टूर्नामेंट्स होते थे, तो मुझे भी लगा कि एक एथलेटिक्स एक वाहिद ऐसा स्पोर्ट है, जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में ही आपने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स है। तो ऑब्वियसली है, इंसान अगर एथलेटिक्स को चुनेगा तो ऑब्वियसली जितने भी बाकी दूसरी गेम्स में है उसमें सब कुछ इसी में मिलेगा उसको। यानी कोई भी खेल आप चुने, यू हैव टू बी एन एथलीट फर्स्ट। तो जब तक आप एथलीट नहीं होंगे तब तक आप कोई खेल नहीं चुन सकते और उसमें मार का अंजाम नहीं दे सकते। कौन सा स्कूल था आपका जिसमें आपने ये आपको मिला, एक तहरीक मिली स्पोर्ट्स अपनाने की, खास तौर पे एथलेटिक्स? किस स्कूल में पढ़ते थे आप? मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मूएस्ट स्कूल, एक सैदाकल में लोकल स्कूल ही है। तो वहाँ पे उस टाइम तो ऐसा फिजिकल एजुकेशन का ये नहीं था, टीचर्स वगैरह। प्राइवेट स्कूल में तो मैं बोल रहा हूँ, तो प्राइवेट स्कूल में उस टाइम एक टीचर अपॉइंट हुई, रुखसाना मैम, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने वहाँ पे एक्टिविटीज़ स्टार्ट किया। तो बीच पे उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया, रियाज़, उनका नाम है रियाज़ अहमद वानी। तो वो फिर उन्होंने स्पोर्ट्स बहुत सारा इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ हमें पता चला, आई थिंक इट वाज 2001 और 2000 समथिंग लाइक दैट, कि पहला डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुआ एथलेटिक्स का यहाँ बख्शी स्टेडियम में, जो अपना अभी बन रहा है, अभी इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। तो वहाँ पे एथलेटिक्स के कोच थे, अब तो वो गुजर चुके हैं, तुलाल साहब, अभी शायद चाहते होंगे। तो शेख तुलाल एथलेटिक्स, अल्लाह ताला मगफिरत करे। तो रियाज साहब
और तलाल साहब, इन दोनों की वजह से एक पुश मिला। तो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जब खेली वहाँ पे एक मेडल निकला, गोल्ड 100 मीटर का इवेंट था, तो वहाँ पे पता चला कि अब आपको जम्मू जाना है। तो मैं तो खुशी से, वो बोलते ना, फूल ही नहीं समा रहा था कि जम्मू जाना है। अच्छा एहसान साहब, अभी आप देखेंगे कुछ आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके फोटोग्राफ्स हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहले आपने कहा कि 2000 में आपने शुरुआत की, उसके बाद आपने लॉन्ग जंप भी की, आपने रॉक क्लाइंबिंग भी की और आप मुख्तलिफ खेलों की तरफ रागिब हुए, साइकिलिंग भी आपने की। Yes, sir, तो ये जो रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग और फिर बाकी इवेंट्स का ताल्लुक है, इसमें बताइए आपने क्या किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? जो साइकिलिंग इवेंट था, साइकिलिंग में भी पहले यहाँ पे एक्चुअली जो भी रिकॉग्नाइज्ड गेम्स होती है, आप सर्टिफिकेट्स पे देख सकते हो, तो एक पैटर्न चलता है। पहले जब आप डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, उसके बाद आप स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करते हो, फिर नेशनल्स के लिए जाते हो। तो जो साइकिलिंग है उसमें पहले हम साइकिल पोलो का खेल बहुत मकबूल नहीं है यहाँ, आपने उसको भी चुना? हाँ सर, एक्चुअली 2003-2004 में मुझे मौका मिला साइकिल पोलो का नेशनल खेलने का। और ये गेट बॉल भी है। गेट बॉल टूर्नामेंट क्या होता है सर? गेट बॉल में एक स्टिक होती है, बॉल को जो 3 गेट्स है उसके अंदर पार करना होता है, लास्ट में उसको फिर बाहर फेंकना होता है। बहुत रेयर गेम है। हाँ, रेयर गेम है जी। और जहाँ तक साइकिल पोलो का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल यूनिक गेम है जी। हाँ, वहाँ पे हमारे पास घोड़ा होता है, यहाँ पे साइकिल होता है, पूरा जो मशीन और इसका कॉम्बिनेशन होता है। साइकिल भी पैडल करना होता है, एक हाथ से स्टिक भी लेनी होती है और पूरा कंट्रोल आपके लेफ्ट साइड में होता है, आपके हाथ में होता है। आपको बहुत सारे इनामात से नवाजा गया और जब आपको इनाम मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलती हैं और आपका नाम अखबारों में आता है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? सर बहुत खुशी होती है और जो इसका मैं तो क्रेडिट पहले ही मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। ये गेम आप कह रहे थे ना? ये है सर जी हाँ। इसमें बॉल को पहले गेट से इन करवाना पड़ता है, फिर 3 गेट्स को क्रॉस करके उसको बाहर। खेलो इंडिया में भी आप बहसियत ऑफिशियल जाते हैं और उसके अलावा आपने एक क्लब खोल रखा है और क्लब में देखिए, एक तो आप हाइकिंग कराते हैं बच्चों को, चाहे मौसम गर्मा हो या सरमा हो, बर्फ़ में भी बच्चों को लेके जाते हैं हाइकिंग के लिए। तो ये तहरीक जो आप खिलाड़ियों को देते हैं, कहाँ से बच्चे सिलेक्ट करते हैं और कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि वो घर बार छोड़ के दिनों दिन और हफ्तों तक आपके साथ पहाड़ों पर सैर करते रहें, साइकिल चलाते रहें? कैसे आप मोटिवेट करते हैं खिलाड़ियों को? सर वो एक्चुअली जो क्लब बना था 2000 में बना था, हुसैनी स्पोर्ट्स क्लब। तो छोटे छोटे 4-5 क्लब रियाज सर ने ही बनाए थे, तो उसमें हमें भी एक क्लब बोला बनाने के लिए। वॉलीबॉल भी खेलते हैं? ये सर टूर्नामेंट हमने सोपोर में करवाया था सर जी। ये लोकल लेवल पे रमज़ान में हम हर साल करवाते हैं रमज़ान कप वॉलीबॉल का। तो ऐसे ही जो बच्चे हैं ट्राई। अब देखिए ये स्पून रेस होती है, ये छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों को ये भी आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चों को आप इस तरफ रागिब करते हैं। और साइकिलिंग, देखिए साइकिलिंग का खेल जो है बहुत ही दिलचस्प खेल है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिनमें सर एंटी ड्रग रैली थी NIT निगीन से लेके यहाँ निशात तक। जी, अकबर खान जैसे खिलाड़ी हैं। तो लेकिन एक तो आप साइकिलिंग करते हैं और एक उसके पीछे एक मुद्दा और मकसद होता है, चाहे वो ड्रग्स के अगेंस्ट हो, स्मोकिंग के अगेंस्ट हो, बाकी समाजी बुराइयों के अगेंस्ट हो। इसका जो रद्दमल होता है, समाज के लोग और जी शऊर लोग किस तरह से इस अमल को देखते हैं? सर बहुत ही अप्रिसिएशन मिलती है, जो भी सिविल सोसाइटी में जो लोग हैं जो जानते हैं इस चीज़ को, तो इसका एक अपना इम्पैक्ट पड़ता है। यही एक बच्चा, हम इनको यही बोलते हैं जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो हम एक ही मैसेज देते हैं कि बच्चे को अपने आप से पहले स्टार्ट करना है, तब जाके वो अपने अगर फैमिली में एक बंदे को भी बचा सकेगा तो वो पूरी सोसाइटी को बचा सकता है। ये हमारा मैसेज हर एक इवेंट में। ये मामनेट जा रहे हैं जो यहाँ से हमारा दारा हरवन से जो माउंटेन्स है वहाँ मामनेट इसको बोलते हैं, तो यहाँ हमने एक ट्रैक किया था। इसमें भी लगभग 100 के आसपास जो बच्चे थे, बॉयज़ गर्ल्स, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक तो इसकी फिजिकल फिटनेस खिलाड़ियों की बेहतर हो जाती है ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये ड्रग्स वगैरह से दूर रहते हैं। ड्रग्स वगैरह से तो रिस्पॉन्स क्या रहता है माँ बाप का इन बच्चों के? तो दैट्स वाई सर, हमने जब क्लब स्टार्ट किया था, क्लब में खाली हम 4-5 बंदे थे, मैं, विलायत था, जाहिद, आसिफ वगैरह थे, ये खाली थे। मगर आज के डेट पे हमारे पास क्लब में हमने बॉयज़ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, गर्ल्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें लगभग 300 के आसपास हमारे पास इस वक्त जो बच्चे हैं वो
اور دیکھیے بچوں کو ایک تو اپنے ساتھ لے جانا, انہیں کھیلوں میں شمولیت کا حق دینا, اور ساتھ میں ان کو ٹرین بھی کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, اور اس کے بعد پھر برفانی موسم جب آتا ہے اور وہاں پر گٹلی باغ گاندربل میں آپ نے ونٹر ٹریکنگ کی تھی 2021 میں, اس کے بارے میں بتائیے. یہ سر ٹریکنگ تو سمرس میں کرتے ہیں عام طور پہ, جب یہاں پہ ہوتا ہے تو سمرس میں ہی ٹریکنگ ہوتی ہے. تو مگر یہ ایک انیشیٹو لیا تھا ہمارے گاندربل کے کچھ اس میں ممبرس ہیں, تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا آپ ایک ٹریک کرو. ہم نے بولا بتاؤ کیا ہے, بولا کہ ایسے گٹلی باغ ایک تھوڑا ہائٹ پہ ہے تو ایک سنو ویو آپ کو ملے گا, تو ہم کریں گے. ہم نے بولا ٹھیک ہے. پھر ہم نے وہیں کے بچے لیے, ہم نے یہاں سری نگر سے کوئی نہیں, ہم خالی یہاں سے 4-5 بندے گئے تھے, ان کے 20-30 بندے تھے, تو ایک سنو ٹریک ان کو کروایا ادھر. یہ بتائیے, یہ جو دیکھیے مختلف کھیلوں میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ساتھ میں اب آپ چونکہ کوچ بن گئے ہیں تو ایک کلب بھی آپ کا چلتا ہے. یہاں پر جو کشمیر میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے, اب اس میں کافی تبدیلی آئی ہے, کہ کھیلوں کو وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے. عام طور پہ ماں باپ انکریج نہیں کرتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے, حالانکہ اب آہستہ آہستہ جو کھیل ہیں وہ ایک پروفیشن بنتا جا رہا ہے, اور آپ ایک بہت خوش قسمت انسان ہیں جنہوں نے شوق جو ان کا تھا اس کو اپنا پروفیشن بنایا. آج کل آپ کس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں؟ میں اس وقت یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوں. جی, اور آپ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں بہشت کوچ کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ ایک تحریک ہے, ایک موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھیلوں کو آپ کریئر نہیں بنا سکتے. تو آپ ایسے بچوں کو دیکھیں ایک کتنا رف اینڈ ٹف انسان بنتا ہے جب ایسے جگہوں پر جاتے ہیں اور پھر برجز کو کراس کرتے ہیں اور قدرت کے بہت قریب آتے ہیں. ایسے میں بچوں کا کیا ریسپانس رہتا ہے, وہ آپ سے کیا کہتے ہیں, ان کو کیا فائدہ ملتا ہے, کیا ان کو پڑھائی میں فائدہ ملتا ہے, یا صرف وقت ضائع ہوتا ہے؟ وقت تو ضائع نہیں ہوتا ہے, آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ وہ بچوں کو زیادہ انکریج نہیں کرتے ہیں کہ آپ جاؤ, مگر ہم بھی بچوں کو یہی بولتے ہیں اسپورٹس میں تب آؤ اس چیز کو دیکھ کے کہ گیم آپ کی ریکاگنائز ہے کہ نہیں ہے. ورنہ ایسا ٹرینڈ بھی ہے کہ بہت سارے آپ کے واٹس ایپ پہ بھی گروپس ایسے ہوں گے جہاں پہ وہ سیدھے بچوں کو بولتے ہیں آپ انٹرنیشنل کے لیے آ جاؤ. بالکل صحیح. تو ایسا ہے ہی نہیں, جب اس نے کوئی ڈسٹرکٹ نہیں کھیلا, اس نے کوئی ٹرائل نہیں دی, اسٹیٹ نہیں کھیلا, نیشنل نہیں کھیلا, تو وہ انٹرنیشنل کیسے کھیل سکتا ہے. ہمارے یہاں بھی کئی ایسے کھلاڑی آگے آئے تھے جن کے بارے میں شکایت آئی کہ وہ اسٹریٹ اوے انٹرنیشنل پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. کچھ لوگ ان کو انکریج کرتے تھے اور وہ لوگ بغیر یہ جانے ہوئے کہ آپ کو پہلے اسکول میں جانا ہے, پھر کالج جانا ہے, پھر یونیورسٹی جانا ہے, وہ ڈائریکٹلی یہ کہیے کہ یونیورسٹی جاتے تھے. تو جس کی وجہ سے ان کا کریئر خراب ہو گیا. جب وہ واپس آئے ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کو کھیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے کھیلوں کا ایک تو فائدہ ہے آپ کو جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ آپ بہتر ہوتے ہیں, تندرست و توانا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, جیسے ابھی SRO نکلا ہے اس کے مطابق آپ کو ایڈمیشن ملے گا. ایسے کھلاڑی جنہوں نے کوئی ریکگنائز گیم نہیں کھیلی ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو کیا آپ بچوں کو اس بارے میں تربیت دیتے ہیں کہ ایک پروفیشنل کھیل, دیکھیں اسپورٹس کاؤنسل والے تو کرتے ہیں اس بارے میں, تو آپ کا ذاتی طور پہ کیا رول ہے اس میں؟ ہم جب بھی کوئی ٹورنامنٹ کرتے ہیں, میں لوکل ٹورنامنٹ کی بات کروں گا, اوبویسلی اگر ہم اس میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ تو مجھے آگے پروفیشنل ڈگری کے لیے کام نہیں آئے گی. اگر ہم سے کوئی کاؤنسلنگ کرتا ہے یا کوئی پیرنٹ ہمیں فون کرتا ہے کہ میں بچوں کو فلانی نیشنل کے لیے بھیج رہا ہوں, تو میں اس کو پہلے بریف کرتا ہوں اس نے کوئی اسٹیٹ ڈسٹرکٹ کھیلا ہے, کس کے تھرو جا رہا ہے, اس کی اسکریننگ ہو رہی ہے, اس کی ٹرائلز ہوئی ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اس وقت ایسوسیشنز ایسی چل رہی ہے جو بچوں کو کیا بولتے ہیں کہ کل کو پرسوں کو آپ کو انٹرنیشنل جانا ہے. انٹرنیشنل بھی کہاں ہوتا ہے, یہاں نیپال میں ہوتا ہے, یہاں باہر ادھر بنگلہ دیش وغیرہ میں ہوتا ہے. تو یہی مقامی کلب کرتے ہیں, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کا نام دیا جاتا ہے. پھر جب وہ کل کو کسی جگہ اپلائی کرتا ہے وہ سرٹیفکیٹ کو لے کے, تو اس سرٹیفکیٹ کو اسی ٹائم ریجیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا کوئی یہ فائدہ ہے ہی نہیں. اگر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں, مطلب میں ایز اے اسپورٹس ٹیچر وہاں پہ کام کر رہا ہوں, تو ہمارے یہاں پہ بھی ایک بائیفرکیشن ہوتی ہے, ایک فلٹریشن ہوتی ہے پورے بچے کی. پہلے وہ انٹر اسکول جاتا ہے, پھر انٹر زون جاتا ہے, پھر انٹر ڈسٹرکٹ جاتا ہے, پھر انٹر ڈویژن جاتا ہے, پھر وہ نیشنل کے لیے جاتا ہے. ایک پورا فلٹر ہو کے ایک اچھا ٹاپ موسٹ ایتھلیٹ ہو یا کوئی بھی اسپورٹس پرسن ہو, وہ نیشنل کے لیے جاتا ہے. سیم از دا ود دا اسپورٹس کاؤنسل, وہ بھی پہلے بچے کو ٹریننگ کرواتے ہیں, پھر ایک ڈسٹرکٹ لیول ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد اسٹیٹ کے لیے ریپرزینٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ان کی پھر سے ٹرائلز ہوتی ہے نیشنل کے لیے. تو ایسے ایک سیدھے انٹرنیشنل کے لیے جانا اور اتنے مرحلوں سے گزرنا, یہ فرق ہے. کوئی ایسا واقعہ جب آپ کو لگا کہ میں نے اسپورٹس میں آ کر بہت اچھا کام کیا, کوئی ایسا زندگی کا یادگار لمحہ جہاں پر آپ نے بحیثیت کھلاڑی
بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، یا بحیثیت آفیشل آپ نے دیکھا ہو اپنے پیپلز کو، اپنے بچوں کو جن کو آپ نے سکھایا ہے، انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو قومی سطح پر؟ جب بھی ہم یہاں مطلب ایک باری ایتھلیٹکس کے لیے بچوں کو لے گئے تھے تو وہاں پہ اس ٹائم انہوں نے کم سے کم 3 سے 4 ہم تو کم کنٹینجنٹ ہی گیا تھا. کہاں گئے تھے؟ جموں میں ہی گئے تھے اسٹیٹ لیول کے. تو اس میں اس ٹائم 4-5 میڈلز ہمیں حاصل ہوئے تھے. تو ہم نے اس سے پہلے 3 مہینے، کیونکہ ایتھلیٹکس میں کیا ہوتا ہے جو کشمیر بیسڈ ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کو ٹائم کا پریکٹس اتنا نہیں ملتا ہے، مطلب ٹائم باؤنڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے موسم کبھی بھی خراب ہوتا ہے، اور ونٹرز میں تو ہمیں وہ 2-3 مہینے. ٹریک بنا ہے اس سائیڈ اونتی پورہ سائیڈ کہیں بنا ہے ٹریک، اسلامک یونیورسٹی میں. جی صحیح. تو اس ٹریک کا کیا فائدہ ہوگا ایتھلیٹکس کھیل کو بہتر بنانے میں، خاص کر شارٹ ڈسٹنس، لانگ ڈسٹنس، مڈل ڈسٹنس رنرز کے لیے کتنا اچھا ہے، اور جویلن تھرو پھینکنے والوں کے لیے ایسے ٹریک کتنی جگہوں پہ ہونے چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر میں کافی کمی ہے؟ سر ہاں وہ تو ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایتھلیٹک ٹریک تھا ہی نہیں. ہم لاسٹ ٹائم ہم نے وہاں وزٹ کیا تھا، وہاں پہ ہمارے ہلال سر ہے، ہلال رتھر جو ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ہے ادھر اسپورٹس کے، تو انہوں نے وزٹ کروایا تھا ادھر. تو ایک اچھا خاصا انٹرنیشنل لیول کا ٹریک بنا ہے. اوبویسلی جو ایتھلیٹس ہے جو انہوں نے ایتھلیٹکس کو چوز کیا ہوگا ان کے لیے اچھا ہے کہ ان کو برابر وہ جیسے وہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں پہ برابر جو مارکنگ کر کے جو ان کو چاہیے اس لیول کا وہ وہاں پہ ٹریک بنا ہوا ہے. تو ابھی اور ٹریک بننے ہیں، یا ہم نے شاید سنا ہے کہ اب کشمیر یونیورسٹی میں بھی ایک ٹریک بننے جا رہا ہے. اس سے پہلے یہاں پہ تو بالکل بھی اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ ایتھلیٹک جو ٹریک ہے ایسے ہو. تو دیکھیے ایسے ہی آپ کہیں دوڑتے رہیں، سڑک پہ دوڑتے رہیں، میدان میں دوڑتے رہیں جہاں ٹریک نہ ہو، اس سے آپ پروفیشنل کھلاڑی نہیں بن سکتے. اس سے آپ کی ٹائمنگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، امپرومنٹ ٹائمنگ میں نہیں ہو سکتی. کبھی کبھار چوٹ بھی لگ سکتی ہے اگر رف میدان ہو یا سڑک پہ کوئی کنکر وغیرہ ہو. تو بہتر یہ ہے کہ ہر ضلع میں ہر جگہ ایک میدان ہو جو ٹریک بنایا جائے. یہ جو اسپورٹس کونسل والے ہیں اب بخشی اسٹیڈیم کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں بہت جلد، اس کے بارے میں بتائیے. وہ تو پہلے جتنے بھی ایتھلیٹکس ایونٹس جتنے ہوتے تھے وہ بخشی اسٹیڈیم میں ہی ہوتے تھے. اب چونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے تو امید ہے کہ جس طرح سے ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنا ہے تو اسی لیول کا ایک ایتھلیٹکس کا ایک ٹریک بھی بننا چاہیے، ایک اسٹیڈیم بھی بننا چاہیے. کونسل جو اسپورٹس کونسل ہے بہت انیشیٹو لے رہا ہے اس ٹائم اسپورٹس کے حوالے سے. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جو پچھلے احسان علی، آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کھیلوں کے حوالے سے؟ میرا یہی میسیج ہے سبھی یوتھس کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسپورٹس کی طرف راغب ہو، زیادہ سے زیادہ اسپورٹس میں حصہ لے، کیونکہ اسپورٹس ایک انسان کی لائف کو بناتا ہے. اور جتنا ہو سکے جو سوشل ایولز ہے، مطلب اگر میرا کوئی بھائی کوئی یوتھ اس وقت انوالو ہے ڈرگس میں یا اسموکنگ وغیرہ ہے اس کو چھوڑ دے اور اسپورٹس کی طرف آ جائے. اسپورٹس میں بالکل ایک لائف ہے، ایک زندگی بسی ہے، سب کچھ اسپورٹس سے آپ کو مل سکتا ہے. احسان علی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوستو اب دوبارہ چلتے ہیں عمران گل کے پاس. ناظرین، جب ہم اسٹوڈیوز میں آئے اسی وقت ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ انگلینڈ کے سٹار بیٹسمین جو روٹ نے ٹیسٹ کیپٹنسی سے سٹیپ ڈاؤن ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے کون ہوں گے نئے کیپٹن، ٹیسٹ کیپٹن جو انگلینڈ سمر شروع کر رہا ہے، جس میں نیوزی لینڈ، بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں انگلینڈ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گی. اور آج رات آپ ضرور IPL میں کولکتہ نائٹ رائڈرز اور سن رائزرز کا میچ جو ہے انجوائے کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.